दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं जो है हिंदी साहित्य के लिए नई श्रृंखला। यह नई श्रृंखला है। इसके प्रथम भाग का नाम है इस श्रृंखला का नाम है टेस्ट नोट, और टेस्ट नोट का प्रथम भाग लेकर आ रहे हैं जो इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं कबीर की प्रासंगिकता। जो तुम बामन बमनी जाया, आन बाट क्यों नहीं आया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। है ना, ये कबीर की प्रासंगिकता है। फिर रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पर आई चुपरी मत ललचाए वे जीव। अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआइन देखी, तुर्कन की तुर्काई, आडंबरों का विरोध। नेक्स्ट है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताज चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ता ताते से चाकी भली, पीस खाए संसार। उपभोक्ता वाक्य का विरोध जो है आइए देखते हैं। तो साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। योग्यता का महत्व, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, पड़ा रहन दो म्यान में, मोल करो तलवार। परिस्थिति तथा पर्यावरण, बकरी पाती खात है, ताकि गाढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है, तिनको कवन हवाल। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच हैं, ताके हृदय आप। बिहारी के बारे में आइए देखते हैं कि सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनो ही शोभात। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भवन हसे, देन कहे नट जाए। रचित भृंग घंटा बली, झरित दान मद नीर, मंद 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 यावत चलो, कुंजर कुंज समीर। कनक कनक ते सौगुनी, माँ दकता अधिकाय, कनक कनक ते सौगुनी, माँ दकता अधिकाय। वा खावे बहुराज्यक, या पावे बहुराय। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कहकर बुला रही थी, वह मिट्टी खा कर आई थी, कुछ मुख में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है केशव। यद्यपि सुजत सुदक्षिणी, सुवरन सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्र। समास। समास की परिभाषा है, अनेक पदानाम संयोग संक्षेप णैक पदम भवेत्। अनेक पदानाम संयोग संक्षेप णैक पदम भवेत्। अर्थ गौरवम वृद्धपर्थम स समासे प्रकृतितः। अनेक पदानाम संयोग संक्षेप णैक पदम भवेत्। अर्थ गौरव वृद्धपर्थम सह समासः प्रकीर्तितः। जब समस्त पद को उसके अवयव पदों में विभक्ति हो, जब समस्त पद को उसके अवयव पदों में विभक्तियों सहित पृथक पृथक किया जाता है, उसे विग्रह कहा जाता है। उसे विग्रह किया कहा जाता है ना। संक्षिप्त समास पद। अच्छा, विग्रह है समस्त पद पदेने सा प्रयोगे पृथक पृथक विभक्ति सहितो मुक्त रसः विग्रह प्रकृतितः। जब समस्त पद को उसके अवयव पदों के विभक्तियों सहित पृथक पृथक किया जाता है तो उसे विग्रह कहा जाता है। अनेक पदेन संयोगे संक्षेपणं पदम भवेत्। अर्थ गौरवम वृद्धपर्थम
सह समासम प्रकृतितः। ठीक। नेक्स्ट है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में शांत और करुण रस होते हैं। प्राय सभी रस होते हैं, लेकिन शांत और करुण रस मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारतेंदु। भारतेंदु युग देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रेम। करहूँ आज सो राज आप केवल भारत हित। करहु आज सो राज आपके बल भारत हित। केवल भारत के हित साधन में दिशो चित्त प्रेम धन। जनवादी विचारधारा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नत के मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जपो निरंतर एक जुबान। हाँसी हाँसी के धन तन मन धन मुँह से। भीतर भीतर सब रस चूसे। हंसे के तन मन धन मुँह से। जाहिर बातन में अस्तेज क्यों सज्जन नहीं अंग्रेज। मुँह पर लागे तब नाही छूटे जाति मान धन सब कुछ मुँह से। और पागल करी वही करे खराब क्यों सज्जन नहीं शराब। ये भारतेंदु का है। ठीक है। नेक्स्ट है जतप सुजत सुरत। अच्छा हाँ, फिर यही है। आगे है एक सेकंड। नागार्जुन। नागार्जुन है कि श्याम सलोना या छूता शिशु हम सबका उद्धार करेगा। अजी यही संपूर्ण क्रांत का बेड़ा सचमुच पार करेगा। हरिजन गाथा। श्याम सलोना या अछूत शिशु हम सबका उद्धार करेगा। अजी यही संपूर्ण क्रांत का बेड़ा सचमुच पार करेगा। है ना। नेक्स्ट है कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कबीर की गुरु महिमा सतगुरु हमसू रिझ कर। कहा एक प्रसंग वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। भारतेंदु। निज भाषा उन्नति है सब उन्नत के मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। प्रताप नारायण मिश्र। जपो निरंतर एक जुबान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। नेक्स्ट है वर्तनी। वर्तनी किसे कहते हैं आइए देखते हैं कि प्रत्ययः शब्दस्य विकृतिः रूपः। वर्तनी नाम तस्य प्रमाणम। व्याकरण विदम सुलभ ज्ञानम। शास्त्रम तत्रैव प्रदर्शिनम। आचार्य भट्टो जी दीक्षित ने लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में वर्तनी परिभाषा दी है कि प्रत्यय शब्द का वह रूप जिसमें शब्द का वह रूप परिवर्तित विकृत प्रकट होता है। वर्तनी उस प्रत्यय के द्वारा स्थापित रूप परिवर्तन का नियम का प्रभाव है ना। प्रत्यय वर्तनी नाम शास्त्रे लोक सुस्पष्टा स्यात् यथा। ये भी भट्टो जी दीक्षित ने कहा है कि प्रत्यय और वर्तनी के नियमों से ही भाषा में लोक का स्पष्ट और सुगम रूप प्रकट होता है। पर्यायवाची एकार्थवाचिनः शब्दः पर्याय प्रकृतिकः। अमरकोश में जो शब्द एक ही अर्थ का बोध कराते हैं वे पर्यायवाची कहलाते हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास। सूर सरि सम सबका हित होई। सूर सरि सम सब कर हित होई। है ना। नेक्स्ट है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उचार निरंतर धावे। और ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भर नाच छाछ पे नाच नचावे। रसखान। रच महेश निज मानस राखा और पाई सुषमय शिवासन भाखा। नेक्स्ट है नाथ समुदन भंजन यारा हुआ को वेगदास कुमारा। आयुष काह कहित किन मोहि सुन रिसाय बोले मिन कोहि। यहाँ कोहण बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। नेक्स्ट है
अनुराग तड़ाग में भान उदय बिकसे मन मंजुल कंज कली तिरछे करि नयन दिसैन तिन्हें समुजाय कछो सुकाय चली। मैं नारी अपावन प्रभु जगि पावन रामन रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय वचन पाहि पाहि सर नहीं नाई। निष्ठ है पुरते निकसी रघुवीर वधूधर धीर दये मग में डग दय झलकी भरी भाल कली जन की पुट सूख गए मधुरा धरवे पूछत है चलनो अब केतिक पड़ कुटी करियों की तो है। निष्ठ है कबहू से सीमांगत आदि करे कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे कबहू कर ताल बजाए कि नाचत मात समय मन मोद भरे अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में भीरे। निष्ठ है वचन व्याकरण भाषा की रीढ़ है आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी। एक त्वादि प्रभेदेने वचनम सुपि दृश्यते एक द्वि बहुधा भेदा प्रत्ययरैव बोध्यते। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी। एकत्व एक वचन द्वित्व द्विवचन और बहुत बहुवचन के भेद से वचन का बोध होता है। शुभ प्रत्यय के द्वारा ही प्रत्यय रूप में होता है। निष्ठ है सप्तः प्रत्ययः सर्वेषां वचनस्य कारणं भवेत्। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में लिखा है। ठीक सप्तः प्रत्ययः सर्वेषां वचनस्य कारणं भवेत्। सभी वचनों का कारण शुभ प्रत्यय ही होता है। निष्ठ प्रत्ययः परश्च प्रत्यय परमार्थ पाणिनि अष्टाध्यायी में जो शब्द किसी शब्द के बाद अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग उपसर्गः क्रिया योगे पाणिनि अष्टाध्यायी। जो अव्यय शब्द क्रिया धातु के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन या विस्तार उत्पन्न करे वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गः अर्थवाचकः उपसर्ग शब्द के अर्थ को व्यक्त करने वाले तथा उसे विशेष रूप से स्पष्ट करने वाले होते हैं। निष्ठ है रीतकालीन कविता में प्रकृति। सेनापति उनय नए जलद सावन के चारे हूँ दिशान घुमरत भरे तोय के और शोभा सरसाने न बरसाने जात केहूँ भात आने है पाहन मानो काजर के ढोच के। सेनापति उन्हें नए जलद सावन के चारे हूँ दिशान घुमरत भरे तोय के शोभा सरसाने न बखाने जात केहूँ भात आने है पाहन मानो काजर के ढोच के। सेनापति ने लिखा है। ठीक नेक्स्ट है द्वार के दिशान में दूनी में देश देशन में देखी दीप दीपन में दीपत दिगंत है। बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरियो बसंत है। पद्माकर। नेक्स्ट है छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध ठौर ठौर सौरथ झपत और भौर झौर मधु अंध। झकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध ठौर ठौर झौरत झरत भौर झौर मधु अंध। बिहारी। नेक्स्ट है खेल इन नयनन निहारो तो निहारो कहाँ खोल इन नयनन निहारो तो निहारो कहाँ सुषमा अभूत छाप रही प्रतिभुवन भान और चांदनी के भारन दिखाए 1900 चांद गंध के ही भारन बहुत मंद मंद पवन। शुक्ल जी ने कहा है कि इनके द्विज देव के चकोरों की चाहक भीतर उनके मन की महक साफ झलकती है। नेक्स्ट है वचन व्याकरण भाषा कीड़े है ये कहता। अच्छा ये हो गया। आगे देखते हैं इस तरह से कि कारक है क्रियान्वयी कारकम अष्टाध्यायी पाणिनि। क्रियान्वयी कारकम कर्ति कारणम कर्म च संप्रदाने संबंधनम
कर्तृ कारणम कर्म च संप्रदान संबंधनम, कर्त कारण कर्म च संप्रदान संबंधनम अपादान अधिकरणम च एसाम नाम कारका स्मृता। पाणिनि कृष्ण अष्टाध्यायी में कर कारणे क्रिया सिद्धि प्रार्थनी, अष्टाध्यायी पाणिनि। कर कारणे क्रिया सिद्धि प्रार्थनी, अष्टाध्यायी पाणिनि। लिंग, लिंग शब्द का स्वाभाविक भेद है। किशोरीलाल गोस्वामी। लिंग शब्द का स्वाभाविक भेद है। स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग तत्क्षणम सुपाम स्मृतः, भट्टोदय दीक्षित। स्त्री पुंसे नपुंसकम लिंग तत्क्षणम सुपाम स्मृतः। जिस शब्द से स्त्री लिंग पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग का बोध हो सुप्रत्यय के द्वारा होता है ना, प्रत्ययेन लिंगस्य बोधम स्पष्टो भवेत् दिहि। प्रत्ययेनैव लिंगस्य बोधः स्पष्टो भवेदिहि। प्रत्ययेनैव लिंगस्य बोधः स्पष्टो भवेदिहि। आचार्य भट्टोजी दीक्षित लघु सिद्धांत कौमुदी। इस संसार में लिंग का स्पष्ट बोध प्रत्यय के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है शब्दानां पुनरुक्त्या वह विन्यासे विशेषतः यत्र शोभा भवेत् काव्ये सह शब्दालंकारः उच्यते। शब्दानां पुनरुक्त्या वा विन्यासेन विशेषतः यत्र शोभा भवेत् काव्ये सह शब्दालंकार उच्यते। काव्य में जहाँ शब्दों की पुनरुक्ति या विशेष विन्यास से सौंदर्य उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहा जाता है। अर्थालंकार, अर्धस्य विशेषण यत्र सौंदर्यम मुदिति ही शब्द सामान्यम योगे अपि सौंदर्य अलंकार उच्यते। अर्थस्य विशेषेण यत्र सौंदर्यम मुद्दति ही, अर्थस्य विशेषण यत्र सौंदर्य मुदिति ही शब्द सामान्य योगे अपि सौंदर्य अलंकार उच्यते हैं। जहाँ शब्द समान हो किंतु अर्थ की विशेषता से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। जैसे उपमा, सदृश, रूपक, पूर्व अभेद, उत्प्रेक्षा, संभावना, असहयोक्ति, अधिकता आदि। अलंकार का उद्देश्य केवल शब्द चमत्कार नहीं बल्कि भावों की सशक्त अभिव्यक्ति है। उचित स्थान पर प्रयुक्त अलंकार को प्रभावी, स्मरणीय और सरस बनाना है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल से लेकर रीत काल तक अलंकारों का व्यापक प्रयोग हुआ है। विशेषकर रीतकालीन आचार्यों ने अलंकार शैली को अत्यधिक महत्व दिया है। अतः कहा जा सकता है कि अलंकार काव्य का सौंदर्य वर्धक तत्व है जो रस की अभिव्यक्ति को तीव्र और प्रभावी बनाता है तथा काव्य को कलात्मक पूर्णता प्रदान करता है। अलंकारः काव्यस्य न केवलं भूषणम् अपितु रस अभिव्यक्ते प्राणशक्ति रेव। अलंकारः काव्यस्य न केवलं भूषणम् अपितु रस अभिव्यक्तेः प्राणशक्तिः रेव। अलंकारः काव्यस्य न केवलं भूषणम् अपितु रस अभिव्यक्तेः प्राणशक्तिः रेव। प्राणशक्ति रेव। नेक्स्ट है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? सौंदर्य अलंकार वामन। शब्दार्थ सुह सौंदर्यम यत् चमत्कारे कारणम तदलंकार इत्युक्तः काव्यस्य भरणम बुद्धेः। जहाँ शब्द और अर्थ के माध्यम से सौंदर्य तथा चमत्कार उत्पन्न हो उसे विद्वानों ने अलंकार कहा है।
यह काव्य का आभूषण है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा और प्रभाव को बढ़ाते हैं। काव्य में जब शब्दों या अर्थों के विशेष विन्यास से सौंदर्य, चमत्कार और आकर्षण उत्पन्न होता है तो उसे अलंकार कहते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकार का विस्तृत विवेचन मिलता है। भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में अलंकार को काव्य की प्रमुख विशेषता माना है। बाद में आचार्य दंडी, उद्भट, रुद्रट आदि ने भी अलंकार शास्त्र का विकास किया। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्दानां विन्यास विशेषण यत् शोभा वर्तते। अर्थ निक्षेप अर्थ अनपक्षेयाम सौंदर्यम शब्द अलंकार उच्यते। शब्दानां विन्यास विशेषण यत् शोभा वर्तते। अर्थ अनपेक्षम सौंदर्यम स शब्दार्थम उच्यते। जहाँ शब्दों के विशेष विन्यास से अर्थ की अनुपेक्षा किए बिना सौंदर्य उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहा जाता है। जैसे अनुप्रास, यमक, विशेषण ने शब्दालंकार शब्दानाम विन्यास विशेषण यत्र शोभा वर्तते। अर्थान अनपेक्षायाम सौंदर्यम सह शब्दालंकार उच्यते। जहाँ शब्दों के विशेष विन्यास से अर्थ की उपेक्षा किए बिना सौंदर्य उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहा जाता है। जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष। छंद के दो भेद होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद वर्ण संख्या नियंत्रितम। वर्ण संख्या नियंत्रितम गुरु लघ्वानुक्रमन्वितम। वर्ण संख्या नियंत्रितम गुरु लघ्वानुक्रमन्वितम यति स्थाने समायुक्तम वर्णिकम छंदे उच्यते। जिस छंद में वाणी अक्षरों की संख्या निश्चित हो, गुरु लघु का क्रम निर्धारित हो तथा यति का विधान हो, उसे वर्णिक भेद कहते हैं। जैसे शार्दूल, विक्रीडित, बसंत, तिलकः आदि। मात्रिक छंद मात्र संख्या नियंत्रित लघु गुरुभ्याम विनिर्गतम। मात्रा संख्या नियंत्रितम लघु गुरुभ्या विनिर्मितम गणनायाम नियोज्यम यत्र मात्रिक छंदे उच्यते। यात्रा संख्या नियंत्रितम लघु गुरुभ्या विनिर्मितम गणनायाम नियोज्यम यत् मात्रिक छंद उच्यते। जिस छंद में मात्राओं की निश्चित संख्या का नियम हो, लघु गुरु मात्राओं की गणना के आधार पर रचना की जाए, उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। जैसे जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई आदि। हिंदी साहित्य में दोहा, चौपाई अत्यंत प्रचलित मात्रिक छंद है। छंद के अंग वर्णों मात्रा गुरु लघु यतिर गतिर निर्यमाः स्मृतः। वर्णों मात्रा गुरु लघु यतिर गतिर निर्मयाः स्मृतः। यते छंदस् मुख्यांगाः भूषयन्ति पदावलीम्। वर्णों मात्रा गुरु लघु यतिर गतिर निर्यमाः वर्णों मात्रा गुरु लघु यतिर गति निर्यमाः स्मृतः। यते छंदस् मुख्यांगाः भूषयन्ति पदावलीम्। वर्ण मात्रा गुरु लघु आदि वर्ण मात्रा गुरु लघु यति और गति छंद के मुख्य अंग माने जाते हैं, जो पदावली काव्य की शोभा बनते हैं। छंद की समझ भारतीय साहित्य की तकनीकी सूक्ष्मता, सांस्कृतिक निरंतरता और सौंदर्यबोध तीनों के
तीनों को समग्र रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता देती है। इस प्रकार छंद काव्य सौंदर्य और बौद्धिक अनुशासन का अद्वितीय समन्वय है। नेक्स्ट है इस प्रकार रस के भेद भारतीय साहित्य में संवेदनात्मक गहराई और सांस्कृतिक निरंतरता तथा सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को समझाने की कुंजी प्रदान करते हैं। यही कारण है कि रस सिद्धांत न केवल प्राचीन सौंदर्य शास्त्र की उपलब्धि है, बल्कि समकालीन सांस्कृतिक अध्ययन के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक और उपयोगी है। रसः काव्यस्य जीवो अस्ति भावानां परिपाकः और यत्र रसः प्रकाश्यते तत्र नंद प्रवर्तते। रस काव्यस्य जीवो अस्ति भावानां परिपाकः यत्र रस प्रकाशते तत्र नंदः प्रवर्तते। रस काव्य की आत्मा है, बंदी भावों को परिपक्व पूर्ण विकसित करता है। रस काव्य की आत्मा है, वही भावों को परिपक्व पूर्ण विकसित करता है। जहाँ रस प्रकट होता है वहाँ आनंद की उत्पत्ति होती है। अर्थात काव्य में जब भावों का पूर्ण विकास होकर सहृदय के हृदय अर्थात काव्य में जब भावों का पूर्ण विकास होता अर्थात काव्य में जब भावों का पूर्ण विकास होकर सहृदय के हृदय में विशेष अनुभूति उत्पन्न होती है, वही रस है और वही काव्य को आनंदमय बनाता है। नेक्स्ट है रस के भेद। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकः विभावत्स अद्भुत शांतश्च नवयत रस संगीतः। श्रृंगार हास्य करुणः रौद्र वीर भयानकः विभत्स अद्भुत शांतश्च नवयत रस संगीतः। भारतीय काव्यशास्त्र में रस काव्य की आत्मा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए मूलतः 8 रस माने हैं: श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका विभत्स और अद्भुत। बाद में आचार्यों ने शांत रस को जोड़कर इन्हें 9 रस स्वीकार किया है। यह समझना आवश्यक है कि रस सिद्धांत बौद्धिक परंपरा की विशिष्टता को दर्शाता है, जहाँ कला की केवल मनोरंजन नहीं बल्कि लोक शिक्षा और चित्त विकास का माध्यम माना गया है। 9 रस मानव जीवन के विविध आयामों प्रेम, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, आश्चर्य और वैराग्य को समाहित कर समग्र मानवीय अनुभव का कलात्मक रूपांतरण प्रस्तुत करते हैं। अतः रस भेदों का अध्ययन केवल काव्यशास्त्रीय वर्गीकरण भर नहीं है, बल्कि यह भारतीय चिंतन की गहन मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक सृष्टि का परिपाक है। भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित 9 रस सिद्धांत मानव भावनाओं के सूक्ष्म विश्लेषण का प्राचीनतम व्यवस्थित प्रयास है, जो आज भी साहित्य, नाटक, सिनेमा और सांस्कृतिक विमर्श में प्रासंगिक बना हुआ है। नेक्स्ट है अनुभाव। स्थायी भाव के जागृत होने पर जो बाह्य चेष्टा या अभिव्यक्तियाँ दिखाई देती हैं अनुभव कहलाती हैं, जैसे अश्रु बहना, रोमांच होना, हास्य प्रकट होना आदि। व्यभिचारी भाव ये चंचल और स्थायी भाव हैं जो स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, जैसे निराशा, लज्जा और स्मृति, दैन्य, चिंता आदि। ये आते जाते रहते हैं, अतः स्थायी भावों में विलीन हो जाते हैं। अतः समझना आवश्यक है कि रस सिद्धांत केवल साहित्यिक उपकरण नहीं बल्कि भारतीय चिंतन की मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक संवेदना का द्योतक है। यह सिद्धांत बताता है कि कला का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं बल्कि भावों का
सर्वत्रीकरण कर मानवों को व्यापक मानवीय अनुभव से जोड़ना है। अतः कहा जा सकता है कि रस के अवयवों को सुसंगठित प्रक्रिया ही काव्य को साधारण कथन से उठाकर आस्वाद अनुभूति में रूपांतरित करती है। यही भारतीय काव्य परंपरा की विशिष्टता और उसकी वैश्विक प्रासंगिकता है। नेक्स्ट है रस के अवयव। भारतीय काव्य शास्त्र में रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में प्रसिद्ध सूत्र दिया है कि विभाव अनुभव व्यवचारी संयोगाग्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभव और व्यवचारी भावों के सहयोग से रस की उत्पत्ति होती है। आचार्यों ने स्थायी भाव को भी रस का अवयव माना है। इस प्रकार रस के प्रमुख अवयव स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, व्यवचारी भाव यानी संचारी भाव हैं। स्थायी भाव यह मन स्थित गहन भाव है जो अवसर मिलने पर जागृत होता है, जैसे रति, ह्रास, शोक, क्रोध, उत्साह आदि। यही स्थायी भाव जब परिपक्व होकर आस्वाद बनता है तब रस का रूप धारण करता है। उदाहरण रत स्थायी भाव के परिपाक से श्रृंगार रस प्रकट होता है। विभाव जो स्थायी भाव को उद्दीप्त या जागृत करे वे विभाव कहलाते हैं। इसके भेद है आलंबन जिसके कारण भाव उत्पन्न हो, जैसे नायक नायिका, और उद्दीपन जो भाव को बढ़ाए, जैसे ऋतु, चंद्रमा, वन आदि। ये विभाव है। नेक्स्ट है हिंदी नवगीत। नवलेखन के दौर में नवगीत नवलेखन के दौर से संबंधित माना जाता है। इसकी आरंभिक समयावधि विवादास्पद है, परंतु समानता या स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात टूटे सपनों का फूटता ज्वालामुखी है। रविंद्र भंवर, रमेश रंजक, कुमार शिव और वीरेंद्र मिश्र, शंभुनाथ सिंह, ओम परमार, ठाकुर प्रसाद सिंह तथा उमाकांत मालवीय प्रमुख नवगीतों में गिने जाते हैं। भीड़ तंत्र में तब्दील हो चुकी लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति असंतोष का भाव नवगीत धारा की प्रधान प्रवृत्ति रही है। लोकगीत लोक धन तथा लोक जीवन के चित्रों का सुंदर प्रयोग, विचारधाराओं के प्रति मोहभंग, वंचित वर्ग के प्रति करुणा का भाव इत्यादि नवगीत की विशेषताएं हैं। रंग के भाव ठिठोल लिखी, रूप के भाग में चीर, अपने तो भाग मंजूर के भाग है, और भाल के श्याम लकीर। नेक्स्ट है संस्मरण तथा रेखाचित्र दोनों आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की नव विकसित विधाएं हैं, जो क्रमशः द्विवेदी युग और छायावाद में जन्मी हैं। संस्मरण तथा रेखाचित्र में साम्य और वैषम्य की मात्रा न्यूनाधिक रूप से विद्यमान है। संस्मरण वह गद्यविधा है जिसमें लेखक अपने जीवन से जुड़े किसी व्यक्ति, घटना या समय की स्मृतियों को आत्मीय शैली में प्रस्तुत करता है। इसमें स्मृति, अनुभव और भावात्मकता प्रमुख होती है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं। रेखाचित्र वह गद्यविधा है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या चरित्र का संक्षिप्त, सजीव और प्रभावमय चित्रण किया जाता है, जिसमें विस्तार कम और प्रभाव अधिक द्योतक है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित रेखाचित्रों का संग्रह है। राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखाचित्र भी हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। दोनों ही विधाएं हिंदी साहित्य को समृद्ध एवं रोचक बनाती हैं। हर जननी में बालक तेरा, कहे न अवगुण बख्शो मेरा, श्रुत अपराध करे दिन केते, जननी के चितराहे न तेते, कर गई केश करेगी जो घाता, तवन हेतु उतारे माता, कहे कबीर एक बुध विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी, लंका सिकोट समुद्र सिखाई, ता रावण की पार न लाई।
नेक्स्ट है आत्मा एवं जीवनी में अंतर। जहाँ आत्मकथा के माध्यम से लेखक अपने जीवन, परिवेश, घटनाओं, निजी अनुभवों, क्षमताओं और दुर्बलताओं आदि को बिना किसी लाग लपेट पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है, वही जीवनी के अंतर्गत किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से किसी अन्य लेखक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आत्मकथा सत्य के प्रयोग। महात्मा गांधी की आत्मकथा जिसमें उनके जीवन के संघर्ष और सत्य अहिंसा के प्रयोगों का वर्णन है। कलम का सिपाही। प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध जीवनी जिसे अमृत राय ने लिखा है। दोनों ही विधाएं साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और पाठकों को प्रेरणा तथा ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करती हैं। प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक माना जाता है। यह ब्रजभाषा में लिखी गई आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम जीवनी के रूप में समानता भक्तमाल को स्वीकार किया जाता है। उसके रचयिता नाभा दास थे। इनका रचनाकाल 1585 ईस्वी माना जाता है। यह कृत पद्य में है और भक्ति आंदोलन के संतों की जीवन झलक प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है शुक्लोत्तर निबंधों की प्रमुख 3 शैलियाँ ललित, व्यंग्य तथा वैचारिक। निबंध साहित्य को वैचारिक। शुक्ल ने निबंध साहित्य को उत्कर्ष तक पहुंचाया है। इस युग के निबंधकारों में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेर नाथ राय आदि हैं। हिंदी कहानी के विकास में नई कहानी का योगदान। 1950 के बाद से 1960 तक का दशक प्रसिद्ध तथा आंदोलन है जिसके आज़ादी के तुरंत बाद हुए मोहभंग तथा लघु मानवतावाद को अभिव्यक्ति प्रदान की है। मोहन राकेश, आधादुर्रे, राजेंद्र यादव, सारा आकाश, कमलेश्वर राजा, निर्वंशिया, दिल्ली में एक मौत, निर्मल वर्मा, परिंदे, मनु भंडारी, यही सच है, भीष्म साहनी, चीफ की दावत, व्यक्ति की आंतरिक संवेदनाएं एवं अकेलापन, मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबनाएं, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, सामाजिक यथार्थ और अस्तित्व बोध है। नेक्स्ट है हिंदी निबंध की शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से मानी जाती है, क्योंकि आचार्य शुक्ल हिंदी निबंध लेखन परंपरा के प्रमुख साक्षात्कार हैं। अतः उन्हें केंद्र में रखकर निबंध साहित्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है: पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग में 1850 से 1920, शुक्ल युग 1920 से 1940, शुक्लोत्तर युग 1940 से अब तक। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें निबंध न कहकर गद्य प्रबंध कहा है। इस युग के प्रमुख निबंधकारों में भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट हैं। निबंध का द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग नागरिक विचारणी पत्रिका तथा सरस्वती के प्रकाशन से प्रारंभ होता है। इस युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास इत्यादि हैं। निबंध लेखन में शुक्ल के आगमन से निबंध साहित्य में नया जीवन आया है। शुक्ल के निगमन और गलान के आगमन से निगमन और आगमन शैली का प्रयोग किया। शुक्ल ने निगमन और आगमन शैली का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त प्रसाद निराला तथा महादेवी वर्मा पंत ने अलग अलग शैलियों का प्रयोग किया है। अवधी साहित्य भाषा के रूप में है ना। अवधी का सीधा संबंध अर्धमागधी प्राकृत से है और इसी नाम से
कल्पित अपभ्रंश से जोड़ा जाता है। यद्यपि कुछ भाषाविदों ने 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच के पिपराहवा, खैरागढ़, रुमनदेई, साहगौड़ा और सारनाथ के अवलेखों की भाषा की परीक्षा करते हुए उसमें अवधि के पर्याप्त तत्वों का उल्लेख किया है। साहगौड़ा अवलेख उनके इस मत का पुष्ट आधार भी प्रदान करता है। तथापि 1000 ईस्वी के आसपास से ही अवधि के पृथक अस्तित्व की सूचना मिल पाती है। प्राकृतिक पैगलम 9वीं 11वीं शती के मध्य, राउलवेल 11वीं शती, उक्त प्रकरण 12वीं शती आदि अवहट्ट रचनाएं हेमचंद के व्याकरण में उदयोमुखी अवधि के रूप में मिले हैं। हेमचंद्र जस केरव हुंकार हुए और कावड़ काजे, हेमचंद्र जस केरव हुंकार हुए कावड़ काजे। लेकिन 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक की अवधि की प्रकृति बहुत स्पष्ट नहीं है। मुल्ला दाऊद चंदायन 1370 अवधि का प्रथम ज्ञात काव्य है। तुलसीदास अवधि को ठेठ अवधि से उठाकर साहित्यिक रूप में संस्कारित करते हैं। तुलसी के बाद लाल दास, अवध विलास, रस प्रियशरण दास और सीतायन, मधुसूदन आदि प्रमुख हैं। इधर के कवि बलभद्र प्रसाद दीक्षित, बंशीधर शुक्ल, चंद्रभूषण द्विवेदी और रमई काका, शिव दुलारी त्रिपाठी आदि ने अवधि को बनाने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी वह है जिसमें शब्दों का केवल व्याकरण, वर्ण विन्यास और छंद नियमों के अनुसार दोष रहित हो। वर्णानाम यथा स्थानाम लेखनम व्याकरण अनुगम दोष रहित रूपेण सा वर्तनी शुद्ध स्मृतः। वर्णानाम यथा स्थानाम लेखनम व्याकरणानुगम दोष रहित रूपेण सा वर्तनी शुद्ध स्मृतः। लिंग सिद्ध भाषायाम शब्दस्य जाति भेद प्रकाशकम और पुत्र स्त्री रूप विभेदेन लिंग मिथ्या विधीयते। हिंदी भाषा में जो तत्व शब्द के द्वारा पुरुष और स्त्री के रूप भेद को प्रकट करे उसे लिंग कहा जाता है। वचन हिंदी भाषायां शब्दस्य संख्या भेद प्रकाशकम एकत्व बहुत भेदेन वचनम परिकीर्तितम्। हिंदी भाषायां शब्दस्य संख्या भेद प्रकाशकम एकत्व बहुत भेदेन वचनम परिकीर्तितम्। हिंदी भाषा में तत्व शब्द के द्वारा एकत्व और बहुत अनेकता का भेद प्रकट करे उसे वचन कहते हैं। उपसर्ग धातु पूर्व प्रमुज्यते अर्थवृत्त्यर्थ कारकाः उपसर्ग इति ज्ञेय व्याकरण विदं मतः। धातोः पूर्व प्रयुज्यन्ते अर्थवृद्ध्यर्थ कारकाः उपसर्गाः इति ज्ञेया व्याकरण विदं मतः। जो शब्दांश धातु के पूर्व लगाकर अर्थ की वृद्धि या परिवर्तन करते हैं उन्हें व्याकरणविदों के मत में उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। विभाव एनोत्पद्ये भावः स्थायी एनोत्पद्यते भावः स्थायादिर सहेतकः आलम्बनो दीप्तनाख्या सा विभाव प्रकीर्तितः। एनोत्पद्यते भावः स्थाय्यादिर सहेतकः। एनोत्पद्यते भावः स्थाय्यादिर सहेतकः आलम्बनो दीप्तनाख्या सा विभाव प्रकीर्तितः। जिसके द्वारा स्थायी भाव आदि उत्पन्न होकर रस का कारण बनते हैं और जो आलंबन तथा उद्दीपन नाम से दो प्रकार का होता है उसे विभाव कहा जाता है। अनुभाव याः प्रकाशयन्ते भागवः अन्तः स्थित मनोगतः ते बाह्य चेष्टा रूपे
सत्त्वानुभाव इति स्मृतः। यः प्रकाशयन्ते भावा अन्तः स्थित मनोगतः। यः प्रकाशयन्ते भावा अन्तः स्थित मनोगतः ते बाह्य चेष्टा रूप सत्व अनुभव इति स्मृतः। जो बाह्य चेष्टाएं आचरण हाव भाव आदि अंतर स्थित मनोभावों को प्रकट करती हैं वे अनुभव कहलाती हैं। सात्विक भाव स्तंभ स्वेदश्च रोमांच स्वर भेदो अर्थ वेपुथा वैवर्णम शुक्ल इत्यस्तोः सात्विका स्मृतः। स्तंभः स्वेदश्च रोमांचः स्वर भेदो अथ वेपुथः वैवर्णम अश्रु प्रलय इत्यस्तोः सात्विका स्मृतः। स्तंभ स्वेद रोमांच स्वर भेद वेपुथ कंपन वैवर्ण वर्ण परिवर्तन अश्रु आंसू और प्रलय मूर्छा ये 8 सात्विक भाव माने गए हैं। आंगिक अंगः शरीरम संभूते और भावो या प्रकटो भवेत्। हस्तनेत्रे चेष्टामि प्रांगि को असो प्रकीर्तितः है ना। जो भाव शरीर की अंगों हाथ नेत्र आदि की चेष्टाओं से प्रकट होता है वह आंगिक भाव कहलाता है। नेक्स्ट है वाचिक। वाचः शब्दे स्वरेव यो भावा प्रकटो भवेत्। संताप गीते नदादयः सह वाचिक इति स्मृतः। जो भाव वाणी शब्द स्वर संवाद गति आदि के माध्यम से प्रकट होता है वह वाचिक भाव कहलाता है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रसः निष्पत्ति। भावार्थ विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यही भरतमुनि का प्रदत्त सूत्र है जो भारतीय काव्यशास्त्र का मूल आधार माना जाता है। प्रत्यय धातु शब्दस्य वा पश्चात यह प्रत्येति विधीयते नाभ्यर्थजनकः स ज्ञेयः प्रत्ययः परिकीर्तितः। अर्थ धातु या शब्द के बाद जुड़कर नया अर्थ उत्पन्न करे वह प्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या कहलाता है वह प्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट है ये बाणभट्ट है। बाणभट्टो महाकवि हर्षराजे सभा स्थितः गद्य काव्ये प्रवीणश्च लोके ख्याति मुपागतः। हर्षचरितम कादम्बरी च तत्य कृतो प्रसिद्धके अशब्द लालित्य संपन्नः सा कवि सुमहान गतः। बाणभट्ट कवि थे और बाणभट्ट कवि थे और सम्राट हर्ष की सभा में स्थित थे। वे गद्य काव्य में निपुण थे और संसार में प्रसिद्ध हुए। हर्षचरित और कादम्बरी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। शब्द लालित्य से युक्त होने के कारण वे महान कवि माने जाते हैं। भारवी भारवीर नाम महाकवि कीर्त्यमाने कवि सत्तमः अर्थ गौरवं संपन्नः काव्ये लोके प्रकीर्तितः। किरातार्जुनीयं मित्येकं महाकाव्यं प्रसिद्धकं तेन ख्याति परां प्राप्तो भारव कवि कुंजरः। कालिदासो महाकवि कविकुलगुरुच्यते। उपमा अलंकार वैदग्ध्ये
लोके ख्यातिमुपगतः। रघुवंशम कुमार संभवः और मेघ अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमो वर्षीयम मालविकाग्निमित्रम च तस्य कृतयः प्रसिद्धः। है ना। नेक्स्ट है प्रसिद्धा। नेक्स्ट है समास। अनेक पदानां संक्षेपः सुबन्तानां परस्परस्य एकार्थी भाव संयुक्तम समास पर कीर्तितः। अनेक सुबंत पदों का परस्पर संक्षेप होकर एक अर्थ में अभिव्यक्त होना समास कहलाता है। विग्रह क्या है? समस्त पदस्यर्थस्य पृथक पदानां विस्तारः यथा योग्यम विभक्तिभिः सह विग्रह इति स्मृतः। समस्त संयुक्त पद के अर्थ में यथोचित विभक्तियों सहित पृथक पृथक पदों में विस्तार पूर्वक प्रकट करना विग्रह कहलाता है। अव्ययी भाव तत्पुरुषः द्वंद्व बहुव्रीहि रीतिः समासश्च त्वरा अत्र व्याकरणविदो विदुः। अव्ययी भाव तत्पुरुष समास द्वंद्व और बहुव्रीहि ये चार समास हैं, ऐसा व्याकरणविद कहते हैं। क्या है दक्षिण, क्या है वाम, जनता को तो रोटी से काम, ये नागार्जुन ने लिखा था। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि महात्मा गांधी एवं काका कालेलकर के सुझाव। 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई है, जिसके संयोजक काका कालेलकर थे। इस समिति की सुधार हेतु सिफारिशें निम्न हैं। शिरोरेखा लिखने में भले ही न हो, छपाई में रहनी चाहिए। ई की मात्रा ई बाईं ओर ही रहे। ओ री ओ री ए ओ की मात्राएं और अनुस्वार चिन्ह व्यंजन के बाद हटाकर अलग से लगाए जाएं। रेफ को भी अलग से व्यंजन के बाद लगाया जाए, जैसे धर्म और सर्वे शेरवा आदि। संयोग में रा दूसरे स्थान पर हो अवश्य पूरा लिया जाए और उससे पहले के व्यंजन को आधा जैसे टर तर आदि, जैसे प्यर और त्यर आदि। है ना। सावरकर बंधुओं की सुझाई गई 12 खड़ी को स्वीकार किया जाए। भा में गुजराती घुंडी लाई जाए। धा और भा कोई व्यंजन संयोग नीचे ऊपर च धा न हो। काका कालेलकर ने आ की 12 खड़ी आ ई ई ओ अन आहा का सुझाव दिया गया था। इसे गांधी जी के हरिजन सेवक पत्र में अलग से लाया जाता था। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। रामविलास शर्मा। तत्सम का उदाहरण: हिमांद तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तद्भव का उदाहरण है: गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। देशज द्रविड़ी मुंडा भाषाओं से डोसा उड़द टोपी पापड़ लाठी मुकुट आदि। स्वतः विकसित शब्द है टन टनांग घड़ी घंटा बजता है। तीन तिरकट तिन्ना धिन्ना धा धा धिन्ना। तीन तिरकट तिन्ना धिन्ना धा धा धिन्ना। विदेशी शब्द अरबी फारसी की तथा यूरोपीय भाषाओं की। फारसी परंपरा नापसंद चश्मा सितार और सरकार। तुर्की है कालीन कैंची बेगम चमचा तोप। अरबी है अजीब अदालत दुकान दुनिया। यूरोपीय है अंग्रेजी कलेक्टर
पेंसिल लैंप सूटकेस। फ्रेंच है कूपन कारतूस काजू। पुर्तगाली है गमला चाबी चिलम बाल्टी पादरी। अन्य एशियाई शब्द हैं तो जापानी रिक्शा। चीनी है चाय और लीची। परिभाषिक शब्द है तो भूगोल ग्लोब देशांतर अक्षांश, है ना। इतिहास में सामंतवाद राष्ट्रवाद पूंजीवाद मार्क्सवाद आदि। नेक्स्ट है ये खड़ी बोली से बढ़कर एक भाषा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महावीर द्विवेदी जैसे युग प्रवर्तक विद्वान प्राप्त हुआ है, जिसकी सृजनात्मक तथा भाषाई विद्वता ने खड़ी बोली को बोली की श्रेणी से निकालकर भाषा के फलक पर बैठाया है। खड़ी बोली पत्रकारिता का माध्यम बनी, जिसके कारण जन सुलभ होने के साथ बोधगम्य भी हुई है। साहित्य की विभिन्न विधाओं का भी प्रवर्तन खड़ी बोली में ही होना प्रारंभ हुआ है, जिसके अंतर्गत कहानी उपन्यास निबंध रेखाचित्र और संस्मरण इत्यादि प्रमुख हैं। गद्य के साथ साथ पद्य में भी खड़ी बोली को स्वीकारा है। 1915 ईस्वी के समय विकसित खड़ी बोली गद्य पद्य साहित्य में विभिन्न शैलियों भी विकसित हुई है, जिन्होंने खड़ी बोली को भाषा के रूप में विभिन्न शैलियों भी विकसित हुई है, जिन्होंने खड़ी बोली को भाषा रूप में परिष्कृत किया है। खड़ी बोली साहित्य की तीसरी शैली मनोवैज्ञानिक उपन्यासों कहानियों तथा प्रयोग के काव्य खंडों में विकसित हुई है। इनका बेहतरीन प्रयोग जैनेन्द्र अज्ञेय इलाचंद जोशी निर्मल वर्मा इत्यादि की रचनाओं में प्राप्त होता है। खड़ी बोली साहित्य में तार्किक शैली का विकास सामाजिक चिंतकों के निबंधों लेखों चिंतकों यात्रा वृत्तांतों में हुआ है, जिसमें नामवर सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी रामविलास शर्मा नरेश मेहता आदि प्रमुख हैं इत्यादि प्रमुख हैं। उत्तरी ब्राह्मी के विकास से कुटिल लिपि का विकास होता है। कुटिल लिपि से विकसित होने वाली लिपि को ही देवनागरी लिपि कहते हैं। इस प्राचीन नागरी से पुनः कई लिपियों का विकास हुआ है। हिंदी भाषा के लिए विकसित होने वाली लिपि को देवनागरी कहा गया है। गुजरात के राजा जयभट्ट ने एक शिलालेख में अपना हस्ताक्षर देवनागरी में किया। देवनागरी में लिखे शिलालेख में सबसे प्राचीन राष्ट्रकूट दंतदुर्ग के समय का समंगद शिलालेख माना जाता है। 10वीं शताब्दी तक देवनागरी पूर्ण गुजरात राजस्थान और दक्षिण भारत में हो गया तथा अनेक शासकों परमार चंदेल गढ़वाल और चाहमान आदि ने देवनागरी को अपनाया है। संधि वर्णानाम संयोगे यह स्यात् विकार संधिरुच्यते। वर्णों अक्षरों के संयोग से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद है ना। संधे पृथक्करण यत्नु संधि विच्छेद उच्यते। संधे पृथक्करण यत्तु संधि विच्छेद उच्यते। संधि किए हुए शब्दों को उसके मूल रूप में अलग करना संधि विच्छेद कहलाते हैं। वर्णानाम संयोगे यास्यात् विकारः संधि रुच्यते। वर्णों के संयोग से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। विच्छेद संधि पृथक्करण यत्तु संधि विच्छेद उच्यते। संधि किए हुए शब्दों को उसके मूल रूप से अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का विकास। ब्राह्म्या प्राची लिपिर जातः गुप्त काले विवर्धितः। नागरीतिः प्रसिद्धा सा देवनागरीतिः विश्रुतः। कालक्रमेण समृद्धा सा शास्त्र काव्ये
प्रकाशिनी और भारतीय भाषाणां सा भूषाणां वर्धिनी। प्राचीन ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न होकर गुप्त काल में विकसित हुई यह लिपि नागरी नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे चलकर देवनागरी कहलाई। कालक्रम से समृद्ध होकर वह शास्त्र और काव्य की प्रकाशिका बनी तथा भारतीय भाषाओं की भूषा बनकर ज्ञान का वर्धन करती रही। लिपियों के विकास में प्रायः जो क्रम मिलता है उसमें सबसे पहले चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि होते हुए अंत में वर्णात्मक लिपि के विकास को माना जाता है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है क्योंकि इसके सभी व्यंजन स्वरों के माध्यम से उच्चारित होते हैं। भारत में लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। इसी की परंपरा में आगे चलकर देवनागरी का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि के दो रूप प्रचलित रहे, दक्षिणी ब्राह्मी, उत्तरी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी से द्रविड़ लिपि तथा उत्तरी ब्राह्मी से उत्तर भारतीय लिपियों का विकास हुआ। स्रोत की दृष्टि से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये शब्द हैं। निर्माण की दृष्टि से शब्द होते हैं तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। परिवर्तन के आधार होते हैं तो विकार और अविकारी, विकारी और अविकारी। तो विकारी जो होते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण होते हैं। अविकारी होते हैं तो क्रिया विशेषण, योजक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। प्रयोग के आधार पर होते हैं तो सामान्य शब्द परिभाषित। संस्कृत उद्भव यथा रूपस्य तत्सम। संस्कृत उद्भव यथा रूपस्य तत्समः इति कृतितः विकृति तद्भा ज्ञेयं देशज स्वभाव उद्बोधवा। देशज भावो संस्कृतोद्भवः यथा रूपस्तत्सम इति कीर्तितः विकृता तद्भवः ज्ञेयं देशजः भावोद्भवः। विदेशादागतः शब्दः विदेशजः इति स्मृतः। रूप परिवर्तनो विकार्यः अविकार्यः न परिवर्तिनः। नेक्स्ट है तत्सम शब्द। संस्कृतात् ये समागतः शब्द रूपेण यथावत् ते शब्दः तत्समः ज्ञेया भाषायां न परिवर्तितः। जो शब्द संस्कृत से यथावत जैसे के तैसे आए हों, जिनमें परिवर्तन न हुआ हो, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव संस्कृतात् विकृतः शब्दः रूपांतर समन्वितः ते तद्भवः इति ज्ञेया भाषायां प्रचलितः। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर रूप परिवर्तन के साथ प्रचलित हुए हों, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तुलना जो शब्द संस्कृत से अपने मूल में बिना परिवर्तन के आए हों, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जो शब्द रूप परिवर्तन के साथ बने हों, तद्भव कहलाते हैं। संस्कृताद् यथारूपेण ये शब्दाः अविकारिणः ते तत्समः इति ज्ञेयः विकृतास्तु तद्भवः। नेक्स्ट है वाक्य शुद्धि। अशुद्ध वाक्यस्य यः शुद्ध रूपेण परिवर्तनम तत्वाक्यम शुद्धिकरणम विद्विभः परिकीर्तितम्। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप में बदलना ही वाक् शुद्धिकरण कहलाता है। वाक्यांश के लिए शब्द वाक्यांशस्यार्थ बोधया यः शब्दे प्रयुज्यते सा एक शब्दो ज्ञेयः स्यात् तत्सज्ञेयः विशेषतः। किसी वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने के लिए
जो एक शब्द प्रयुक्त होता है उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची समानार्थे पदः शब्दः पर्यायवचिनः स्मृतः। जो शब्द समान अर्थ का बोध कराते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विलोमः यस्यार्थे विपरीतार्थे यस्यार्थो विपरीतार्थे सह शब्दो विलोमकः। जिस शब्द का अर्थ दूसरे शब्द के अर्थ में विपरीत उल्टा हो वह विलोम कहलाता है। कारक क्रियायाम साधकम यत्तु तत् कारकमिति स्मृतम। जो क्रिया को सिद्ध पूरा करने में सहायक होता है वो कारक कहलाता है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि। हिंदी वर्णमाला में शिरोरेखा के साथ साथ कुछ अचानक वर्ण भी आते हैं, जैसे री, री, री आदि। कई वर्ण लेखन में प्रायः एक जैसे होते हैं, जैसे भा और माँ, धा और घा, बा और वा आदि में सदैव भ्रम बना रहता है। वर्णमाला में ए, ऐ, उ, ओ, ई, ओ और औ अनावश्यक रूप से जुड़े हैं। इन्हें ई, उ, औ में भी अपनाया जा सकता है। अनुस्वार तथा अनुनासिक को लेकर भी सदैव भ्रम की स्थिति बनी रहती है। मात्राओं को लगाने का कोई निश्चित वैज्ञानिक आधार न होने से लिपि के स्तर पर जटिलता पैदा हो जाती है। देवनागरी लिपि में वर्णों को संयुक्त करने का कोई निश्चित नियम नहीं है, जिससे स्पष्ट लिपि के अस्तित्व में समस्याएं सामने आती हैं। छ, त्र, ज्ञ तथा स्रा जैसे संयुक्त अक्षरों का प्रयोग भी अनावश्यक है। 1961 के बाद शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय स्तर पर मानकीकरण समिति का गठन किया। नेक्स्ट है काव्य दोष। एन काव्यस्य शोभा स्यात् हानिर्वा लाघवो भवेत्। सा दोषा कथितो विद्वांभिः काव्येयं दोषा न संशयः। एन काव्यस्य शोभा स्यात् हानिर्वा लाघवो भवेत्। सः दोषा कथितो विद्वांभिः काव्येयं शोभा न संशयः। जिसमें काव्य की शोभा में हानि या कमी हो वह काव्य दोष कहलाता है। काव्य दोष के प्रकार शब्द, अर्थ और रस दोष होते हैं। शब्द दोषा अर्थ दोषश्च रस दोषश्च तथैव च। एतो दोषा स्मृतः काव्ये तत्र काव्ये विदम मतः। शब्द, अर्थ दोष, रस दोष ये तीनों काव्य में माने गए हैं। गुण की परिभाषा। शब्दार्थे समन्वितम यत् शोभा कारकी तदुच्यते। काव्य गुण की परिभाषा। शब्दार्थे समन्वितम यत् शोभाकारी तदुच्यते सः गुणः काव्यभूषा स्यात् कविभिः प्रकीर्तितः। शब्द और अर्थ के समन्वय से जो शोभा उत्पन्न हो वही काव्य का गुण है। मधुर भोज्य मधुरम ओजः प्रसादश्च काव्यस्य गुणः मतः। एते त्रयो गुणाः प्रयुक्ता आचार काव्यशास्त्र विधिः। मधुरम ओजः प्रसादश्च काव्यस्य गुणः गतः। एते त्रयो गुणाः प्रयुक्ता आचार काव्यस्य विधि। माधुर, ओज और प्रसाद ये तीन काव्य गुण माने जाते हैं। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि सुधार का उल्लेख। स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी का राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होने के बाद लिपि के विकास व मानकीकरण के लिए कई व्यक्तिगत व संस्थागत प्रयास हुए हैं। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने
केसरी फ्रंट तैयार किया है। सावरकर बंधुओं ने 12 खड़ी तैयार की है। गोरखनाथ जी ने मात्रा व्यवस्था में सुधार किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अनुस्वार के प्रयोग को व्यापक बनाकर देवनागरी के सरलीकरण में योगदान दिया है। संस्थागत प्रयासों के अंतर्गत सन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में नागरिक सुधार समिति के माध्यम से 12 खड़ी और शिरोरेखा संबंधी सुधार दिए गए हैं। सन 1947 में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने 12 खड़ी मात्रा व्यवस्था, अनुस्वार व अनुनासिक से संबंधित सुझावों द्वारा देवनागरी की सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की भूमिका भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, जिसने सन 1966 में मानक देवनागरी वर्णमाला तथा 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कर प्रकाशन कराया है। देवानाम नागरी यस्य यह लिपिर्देवनागरी शिरोरेखा समायुक्ता वर्णमाला विभूषितः। देवानां नागरी यस्यां सा लिपिर्देवनागरी की। देवानां नागरी यस्यां सा लिपि देवनागरी शिरोरेखा समायुक्ता वर्णमाला विभूषितः। नेक्स्ट है बुंदेलखंडी भाषा क्षेत्र। बुंदेलखंडी ध्वनि में 10 स्वर और 27 व्यंजन हैं। इन 10 स्वरों का उच्चारण हिंदी साहित्य से भिन्न है। देवनागरी लिपि के शेष 16 अक्षर इनमें नहीं हैं। विशेषता: बुंदेलखंडी में सा का छा और बा का मा, डा का रा और का घा, चा का सा, ऊ का ई होने की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे झगड़ा झगड़ो, बबूल बमूल और सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ आदि। बुंदेली में स्वतंत्र रूप से आने वाली ध्वनियों का लोप हो जाता है, जैसे रहिके 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 रहिके। ए ओ का उच्चारण मूल स्वर तथा संयुक्त स्वर दोनों में मिलता है। बुंदेली में परसर्ग के रूप में के लाने के काजे के लिए खो को तथा खो खा का प्रयोग होता है, तो प्रयोग प्रचलित है। इसके उच्चारण में अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे दूध दूध। नेक्स्ट है बुंदेली में स्त्रीलिंग रूप बनाने हेतु इन तथा नी प्रत्यय लगाते हैं, जैसे पंडित पंडिताइन, हरिण हरणी आदि। बुंदेली में सहायक क्रिया के संबंध में उल्लेखनीय है, जिसमें ई ध्वनि का प्रयोग नहीं होता, जैसे हूँ, आओ, हाओ, आओ, है, आए। कवि ईश्वरी फाग के सम्राट जगनिक आल्हाखंड और लाल कवि छत्रप्रकाश, मैथिली शरणगुप्त, भूषण आदि बुंदेलखंड के कवि हैं। नेक्स्ट है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा ब्रजभाषा मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली आदि तक विस्तृत है। ब्रजभाषा में उकारांत शब्दों का बाहुल्य है। खड़ी बोली में पाए जाने वाले ए तथा ओ ब्रजभाषा में क्रमशः अ तथा अ हो जाते हैं। ब्रजभाषा के अंतर्गत सा, 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 ख, सा में से सा को प्रधानता है। मानक हिंदी की ड़ ध्वनि ब्रजभाषा में न रूप में प्राप्त होती है। इसी प्रकार मानक हिंदी को ड़ तथा ला ध्वनियाँ ब्रज में रा ध्वनि के रूप में मिलती हैं, जैसे बिजुरी, थोड़े आदि। सर्वनाम की दृष्टि से ब्रजभाषा में उत्तर पुरुष में मैं, हाव, मो, मोह, मेरो, हम, हमन, हमें, हमय, हमारो,
मध्यम पुरुष में तू, तुम, तय, तेह, तैरो, तुमह, तिहारो और तुम्हारो तथा अन्य पुरुष में वह, वह, वाह, वै, वै, उन, उन्हें, इन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ब्रज भाषा में को बहुवचन में अन, आन प्रत्ययों का प्रयोग बहुतायत से होता है, जैसे छेरो, छोरन, जैसे छोरो, छोरन, लड़का, लड़कन आदि। क्रिया शब्द अधिकांशतः मानक हिंदी में समान होते हुए भी अपनी विशिष्टता बनाए रखते हैं। मानक हिंदी के नकारांत क्रिया रूप में नोकारांत रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे चलने, छोइनो, दौड़नो, चलनो, छोड़नो, दौड़नो आदि। नेक्स्ट है ब्रज भाषा के कवि हैं सूरदास, नंददास, रसखान, मीरा, रहीम आदि। काव्य भेद। काव्य भेद। संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य के मुख्यतः दो भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य दृश्यम च काव्यम स्मृत द्विधा भेदा प्रकृतितः पठ एते यत् तत् श्रव्य स्यादृश्यम नाट्य आदि रूपकम। श्रव्य दृश्य च काव्यम स्यात् द्विधा भेदः प्रकृतितः पठ एते यत् तत् श्रव्यम स्यादृश्यम नाट्य आदि रूपकम। श्रव्य दृश्य च काव्यम, श्रव्यम दृश्यम च काव्यम स्यात् द्विधा भेदः प्रकृतितः पठ एत यत् तत् श्रव्य स्यात् श्रव्यम स्यात् पठ एत यत् तत् श्रव्यम स्यात् और दृश्य नाट्य आदि रूपकम। दृश्यम नाट्य आदि रूपकम। श्रव्यम दृश्यम च काव्यम स्यात् द्विधा भेदः प्रकृतितः पठ एत यत् तत् श्रव्यम स्याद् दृश्यम नाट्य आदि रूपकम। काव्य के अवयव। शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्यस्य अवयवो स्मृतौ, तपो समन्वयात् रम्यम काव्यम भवति शोभनम। मुहावरा। रूढ़ो विशेषार्थबोधकः पद समूह मुहावरो गतः यस्य न शब्दः अर्थो ग्राह्य सा मुहावरो भवेत्। जो शब्द समूह रूढ़ अर्थ का बोध कराए और जिसका अर्थ शब्दशः न लिया जाए वह मुहावरा कहलाता है। लोकोक्ति। लोक प्रसिद्ध वाक्यम यत् लोकानुभाव समान्वितम नीति पदम सारगर्भम तत् लोकोक्ति रीति स्मृतः। जो वाक्य लोक में प्रसिद्ध है हो, लोक अनुभव पर आधारित हो, नीति परक तथा सार युक्त हो, उसे लोकोक्ति कहते हैं। ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि दो शैली है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी को गुप्त लिपि, कुंठित लिपि, शारदा लिपि, प्राचीन लिपि। और दक्षिणी लिपि है तो तेलुगु, कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि, तमिल लिपि, कलंग लिपि और मध्य लिपि तथा पश्चिमी लिपि। फिर शारदा लिपि कश्मीरी, डोगरी, चंबा, सिमौरी, जौनसारी, मुल्तानी, सिंधी, गुरमुखी इत्यादि। ये शारदा लिपि है। और प्राचीन नागरी है। प्राचीन नागरी को दो भागों में, तो पूर्वी नागरी में मैथिली, कैथी, नेवारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया इत्यादि। पश्चिमी में नागर में है तो गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, महाराष्ट्री, मोड़ी आदि है। भोजपुरी है ना। आइए भोजपुरी देखते हैं। तो भोजपुरी भाषा क्षेत्र गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। इसमें आ, ई, उ के अतिरिक्त अति ह्रास रूप मिलते हैं। ऐ, औ का उच्चारण आई और औ करके होता है। ऐ, औ का उच्चारण आई और
औ करके होता है, जैसे पैसा पैसा, गौना गौना। भोजपुरी में अवधी की तरह ड़ा ध्वनि नहीं मिलती है। ड़ा को प्रायः रा के रूप में उच्चारित किया जाता है, जैसे थोड़ा थोड़ा, सड़क सड़क। शब्दों के बीच आने वाले रा का प्रायः लोप हो जाता है, जैसे लड़िका लइका। सा और सा के स्थान पर प्रायः हा का प्रयोग दिखाई देता है, जैसे निश्चय निश्चय, रास्ते राहते। भोजपुरी में अंगा एक स्वतंत्र ध्वनि के रूप में प्रयुक्त होती है। इसमें अवधी की तरह ला का परिवर्तन रा में होता है, जैसे थाली थारी, पतला पातर। इस बोली में महाप्राणीकरण, स्वर भक्ति, अल्पप्राणीकरण इस बोली में महाप्राणीकरण, स्वर भक्ति, अल्पप्राणीकरण, अघोषीकरण, वर्ण विपर्यय की प्रक्रिया भी प्रचलित होती है, परिलक्षित होती है। नेक्स्ट है खड़ी बोली। खड़ी बोली 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। शुक्ल खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रजभाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती है, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान दौड़ पड़ती है। गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। वो क्या है? गद्य है। भाषा क्षेत्र तो वाल्मीकि भाषा क्षेत्र जानते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ने खड़ी बोली को साहित्यिक रूप में जन सामान्य तक पहुँचाया है। नाथ सिद्ध और अमीर खुसरो, सदा सुखलाल, नियाज सुखसागर, इंशाअल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल, प्रेम सागर, सदन मिश्र, नाचकेतोपाख्यान, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903, सरस्वती, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पुरानी हिंदी के चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है यमक अलंकार है ना, लेकिन ये लिखा किसने है? शिशुपाल वधम में है। नव पलाश पलाश वनम पुरा स्फुट परागत पंकजम, मृदु लतांत लतांत मलोक वस्य मलोक्यस्य, सुरभिम सुरभि सुमनो भरे। शिशुपाल वधम। नेक्स्ट है पृथुकात्र स्वर पात्रम भूषितान शेष परिजन देव। पृथुकात्र स्वर पात्रम भूषितानि शेष परिजनम देव विलय सत्कर्ण गहनम संप्रति समयावयोः सदनम। पूर्व मेघ में है ये, श्लेष अलंकार है। पृथुकात्र स्वर पात्रम भूषितानि शेष परिजनम देव विलसत्कर्णेन गहनम संप्रति समयावयोः सदनम। पृथुकात्र स्वर पात्रम भूषितानि शेष परिजनम देव विलसत्कर्णेन गहनम संप्रति समयोवयोः सदनम। मधुरः मधुरा मधुरः सुधा वदधरः पल्लव तुल्यो अतिपेलवः प्राणी, चकित मृगलोचने नभ्यः सादसे चपने चा नोचने तस्याः। मधुरः सुध वदधरः पल्लव तुल्यो अतिपेलवः प्राणी, चकित मृगलोचनाभ्याः सादसी चपले चा लोचने तस्याः। मेघदूत में है। रावणावग्रह क्लांतिमिति वाग्मृतेन सह अभिवृश्य मरुत्सस्यं कृष्ण मृगातीत रोधते रूपम। कोकय लगी कोयली कदम पे बैठे, फेरे धोए धोए पात हिले हिले हर्षे लगे। अब बोले लगे दादू रे मयूर लगे, नाचय फेरी देखी के संयोगी जन ही हर्षे लगे। हरि भई भूमि खीरी पवन चलन लगी, लाखे हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे। फेरी भूमि वर्षा की ऋतु आई, केरी फेरी वारद निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। विदर्भ देशे संभूताम काश्यम गोत्र संभवः, भवगोत्री ख्यातो नाटक तत्रकारकः,
महावीर चरितम चैव मालती माधवम तथा उत्तराम चरितम यश कीर्ति दिगंतगाम। माघा काव्य विदम श्रेष्ठा शब्दार्थे गुणसागर। माघा काव्य विदम श्रेष्ठा शब्दार्थ गुणसागर। शिशुपालवधम कृत्या कीर्तिलोके व्यतारयत्। दांडी काव्ये विदा श्रेष्ठो गद्य पद्ये विशारदः। 10 कुमार चरितेन कीर्ति लोके व्यातरायत। हर्षो नृपत शार्दूल काव्य नाट्ये विशारदः। रत्नावली प्रियदर्शिके नागनंदे चकारशः। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। पंत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।